इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? केमिकल्स विच हेल्प टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस। ठीक है, अदर सब्सटेंस दैट मीन्स ये वो एसिडिक है या सब्सटेंस बेसिक है, उसके पता लगाने के लिए हम क्या की यूज़ करते हैं? लिटमस, टर्मरिक, फेनोल्फथालीन, ये मिथाइल ऑरेंज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, यही है। और जो आपका एसिड जब H2O के साथ में वाटर को हम किस तरीके से HOH के फॉर्म में लिख सकते हैं? ये क्या करता है, जब HCl आयन के फॉर्म में कैसे टूटेगा? H+ और Cl- में, और जो यहाँ पे है HOH के फॉर्म में, तो ये हाइड्रोजन जो एक ये वाला है, ये एक्स्ट्रा वाला, ये वाला यहाँ पे जाके इसके साथ में मिक्स होकर के क्या हो जाएगा? ये वाला जाकर के इधर लग जाएगा और ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O+। ठीक है, और ये जो Cl जो यहाँ पे ये बचा है हमारा, ये Cl यहाँ पे आयन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दो आयन्स के फॉर्म में जब भी हम एसिड को हमने वाटर में मिलाया है, दैट मीन्स उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो हमारा क्या हुआ? वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पे क्लोरीन जो है आपका, या तो वो आपका सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? हम यहाँ पे सॉल्ट बनता है, उससे मेटल से रिगार्डिंग वाला सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो मेटल, ये आपका एसिड प्लस आपने बेस जो मिलाया है, इसमें क्या होगा? जो Na है इसके साथ में Cl मिक्स हो गया और NaCl हो जाएगा और H2। अब हम चैप्टर 2 के नोट्स किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन H+ आयंस देते हैं इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इन H2, जो मैंने भी आपको समझाया ने। आपका किस तरीके से वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं? H3O रिलीज होता है जब आपका इसके साथ में रिएक्शन वाटर के साथ में जब हम एसिड को मिलाते हैं तो। और इसका टेस्ट कैसा रहता है एसिड का? ये सो टेस्ट होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो ब्लू लिटमस पेपर रहता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया है, उसमें आपको लिटमस पेपर भी मैंने आपको दिखाया है। तो टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, तो यहाँ पे आपका बी और रेड का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है कि एक्ट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो वो आयंस के फॉर्म में टूट जाता है ना वो। और यहाँ पे न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग OH आयंस। ये क्या कहते हैं? जो भी OH आयंस वाले जो भी सॉल्यूशन जो सब्सटेंस आते हैं, जैसे जो बेस में रहते हैं, बेस में OH- आयंस देते हैं, तो उनको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और रिएक्ट्स विथ मेटल्स रिलीजिंग H2 गैस। जब भी रिएक्शन होगी मेटल्स की, तो ये भी हम प्रॉपर्टीज में पहले नोट करेंगे, इसके बाद में हम रिएक्शन देखेंगे। रिएक्ट्स विद मेटल रिलीजिंग H2 गैस। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका रिएक्ट्स विद कार्बोनेट। जब भी कार्बोनेट CO3 ग्रुप जिसके साथ में लगा होगा, उसमें हमेशा वो रिलीज क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा रिलीज होगी। ठीक है, और यहाँ पे 8 पॉइंट है डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज। जब HCl की यानी हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ज़्यादा, स्टमक में रहता है, तो वह हमारे क्या, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? बॉडी टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर, या फिर अगर हमारे पर हमारे ऊपर लग जाता है, स्किन पे कहीं पे अगर टच हो जाता है, तो हमारे उस बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उस जगह के पर्टिकुलर। तो एसिड अटैक वगैरह की जो वो प्रॉब्लम आती है ना, वो ये इसी रीज़न से होती है, क्योंकि हमारे जो वो टिश्यूज़ रहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स रहते हैं, वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं और दे कांट बी रिपेयर्ड ईजीली। और नेक्स्ट है आपका कोरोड मेटल सरफेस क्विकली। जो मेटल के सरफेस रहते हैं, मेटल मीन्स आपका जैसे कोई भी लोहा का है, कॉपर है, कुछ भी आयरन की है, या एल्यूमिनियम है, किसी भी बर्तन के अगर एसिड कहीं पे पड़ जाएगा या किसी भी इस पे, तो उन मेटल्स को क्या कर देते हैं? वो जल्दी से कोरोड का मतलब उसको गला देते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे, यानी किस तरीके से वो मिलते हैं हमें, उस यानी कैसे बनते हैं, उस बेसिस पे एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो या इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलेंगे इसको। तो ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट से या एनिमल से। तो फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड जो हमें फ्रूट से मिलता है, एसिटिक एसिड जो हमें विनेगर में मिलता है, और ऑक्जेलिक एसिड जो रहता है टोमेटो। तो विनेगर भी हम एप्पल साइड विनेगर यूज़ करते हैं, ये एप्पल के फ्रूट से बनता है, उसको करके प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है, या फिर
एक विनेगर ऑनियन से भी बनता है, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिले हैं, ये प्लांट से मिले या नेचर से हमें नेचुरली अवेलेबल हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। और मिनरल एसिड्स कैसे रहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड है, दे आर डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है। ऑर्गेनिकली ये मतलब ये नहीं मिलता और ये हमें इनको बनाया जाता है ये लैब में, जैसे मिथाइल ऑरेंज वगैरह रहता है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सॉरी वो तो इंडिकेटर हो गई। यहाँ पे आपका जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कुछ हमारे स्टमक में भी रहता है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है डाइजेशन के लिए। बट इसी तरीके से ये जो है हमारे जो बनाए जाते हैं ये बहुत डेंजरस रहते हैं। ये वाले जो रहते हैं वो इतने डेंजरस नहीं रहते हैं, ये ईटेबल रहते हैं लगभग। ये वाला जो है जो ये ईटेबल नहीं रहते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसमें आपका जो टार्ट्रिक एसिड इसमें आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक, उसमें टार्ट्रिक एसिड जो टर्मेंट से मिलता है जिसे, और लैक्टिक एसिड जो हमें कर्ड में जब कर्ड बनती है तो उसमें जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे HCl जो आपका इनऑर्गेनिक वाले मिनरल एसिड में आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा जो रहते हैं, आपका H2SO4 यहाँ मैंने दिया, और आपका ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कितना पावरफुल वो एसिड है, इस बेसिस पे एसिड 2 फॉर्म में रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे रहेगा, इट गिव्स और कंप्लीटली डिसएसोसिएट विथ इनटू इट्स आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। जब भी एक्वा सॉल्यूशन दैट मीन्स हम पानी में उसको जब भी जैसे घोलेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तो वो क्या रहेगा, वो कम्प्लीटली मतलब उसमें डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब उसके H+ आयन्स अलग हो जाएंगे। ज़्यादा मैक्सिमम H+ आयन जितने ज़्यादा वो रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। वीक एसिड कैसे होते हैं, विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसएसोसिएट इनटू इट्स आयंस इनटू एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में ये कभी भी अपने आसानी से पूरे H+ आयंस रिलीज नहीं करेंगे। जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO और एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, ठीक है। ये आपका होगा एसिटिक एसिड। अब ये आपके क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स हो गए। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कितना ज़्यादा उसमें वाटर मिला है या नहीं मिला है, वो प्योर फॉर्म में है। तो इस बेसिस पर 2 फॉर्म में होते हैं, डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। हैव अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन, जिसका लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा जिसमें, वो कहलाएगा आपका डाइल्यूट एसिड। और हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन, जब भी वाटर उसमें मिला, कम क्वांटिटी में अगर हमने वाटर मिलाया है उसमें, तो वो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। कभी भी एसिड को डायरेक्टली उसमें वाटर में नहीं डाला जाता है, इसको क्या करा जाता है, हमेशा जो है वाटर में स्लोली हमको पोर करना रहता है एसिड को, ठीक है। एसिड को हम स्लोली उसमें पोर करते हैं, हम कभी भी उसमें मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो गया आपका। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयंस। तो H+ आयंस कैसे रहेगा, जितने ज़्यादा H+ आयंस देंगे वो आपका मतलब जितना, जैसे 1 दिया 2 दिया, तो उस बेसिस पे आपके ये रहेगा। तो मोनोप्रोटिक एसिड हो गया, इट प्रोड्यूसेस 1 मोल हाइड्रोजन आयन पर मोल ऑफ एसिड। 1 मोल अगर हमने एसिड लिया है, HCl ले लिया मान लीजिए, तो हमने 1 मोल ही हमें H+ आयन अगर मान लो मिल रहे हैं, तो हमें उसको बोलेंगे हम मोनोप्रोटिक। और डायप्रोटिक एसिड से इसको बोलेंगे दे प्रोड्यूसेस 2 मोल H+ आयंस पर मोल ऑफ एसिड। जैसे कि H2 हाइड्रोजन कितना दिख रहा है इसमें आपको, H+ कितने आयंस होंगे, 2 आयंस इसमें से निकलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, डायप्रोटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा ट्राइप्रोटिक, ठीक है। ट्राइप्रोटिक में दे प्रोड्यूसेस 3 H+ आयंस, ठीक है, ये H3PO4, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 3 इसके दिख रहे हैं। इसी तरीके से पॉलीप्रायोटिक जो रहेगा, दे कैन प्रोड्यूस मोर देन 3 H+ आयंस पर मोल एसिड, ठीक है। अब यहाँ हम ये एसिड की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने ख़त्म करी, इसकी रिएक्शंस हम अभी बाद में करेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पढ़ेंगे। तो बेसिस में क्या होता है, जो प्रोड्यूसेस OH- आयंस इन H2O। जब भी वाटर में एक्वा सॉल्यूशन जब उसका हम एसिड बेसिस का बनाएंगे, जैसे हमने NaOH का बनाया है, मान लीजिए हम NaOH का क्या कर रहे हैं, H2O में घोल रहे हैं, इसको HOH के साथ में घोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा
ओ एच आयंस रिलीज करेगा। ठीक है, तो Na+ हो जाता है आपका और OH- यहाँ पे। तो ये जितने ज़्यादा OH, जितनी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रहेगी, ये मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे इसकी। तो यहाँ पे ये क्या होता है, जब भी हम बेसिस को हम, या KOH हो गया, सोडियम का हो गया, तो आपका ये पोटेशियम का हो गया, ये सोडियम का हो गया, तो आपका यह क्या है, बेस है। OH जहाँ पे भी आपका लगा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ, दैट मीन्स कि ये आपका बेस है। ठीक है, जितने OH माइनस आयंस देंगे तो आपके बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, अब बेसिस कैन डिजॉल्व इन वाटर आर एल्कलाइज। जो भी वाटर में अगर डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा पूरा घुल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, एल्कलाइज बोलते हैं। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था रीडिंग करते टाइम पे। ये कैसे होता है, टेस्ट में बिटर होते हैं और ये टर्न कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। ठीक है, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, जिस तरीके से एसिड करते हैं उसी तरीके से न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग H+। जो H+ आयन को है वो OH वाले आयन है इसमें बेसिस में, तो ये क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। हैव अ सोपी एंड स्लिपरी फील। कैसा अटैच रहता है इसका, सोपी मतलब साबुन टाइप, जैसे चिकनापन रहता है उस टाइप का रहता है, और स्लिपरी यानी फिसलता है। और डिजॉल्व फैटी मिनरल्स, ये क्या करता है, अपने अंदर फैटी जो मिनरल्स को डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, बेस। On the basis of strength, bases are classified into two types: strong bases, weak bases. स्ट्रॉन्ग बेसिस के स्ट्रेंथ कंप्लीटली एसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस इन एक्वस। पूरी तरीके से ये अपने आयंस के फॉर्म में जब टूट जाएगा तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ज़्यादा वो आयन के फॉर्म में टूट जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसी तरीके से बेसिस डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका। अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ही हमारे डायलूट और बेसिस होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस होंगे, यानी जिसमें ज़्यादा, जितना एक्वस सॉल्यूशन जितना एल्कलाइज फॉर्म होगा, हैव अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन। यानी हम जितना ज़्यादा मैक्सिमम वाटर उसमें मिलाएंगे, डिजोल्व करेंगे, तो वो हमारा क्या रहेगा, उतना ही डाइल्यूट होता है। उतनी कोई भी चीज़ जैसे हम मिल्क में मिला दें तो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा हम यहाँ पे बेसिस में भी इस तरीके से जब हम उनको बेसिस को, ये एसिड्स को जब भी हम पोर करते हैं तो वो क्या होता है, डाइल्यूशन उसका फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा उतना ही ज़्यादा, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर बेस का अगर कम होगा उसमें, तो यानी उसके सब्सटेंसेस कम रहेंगे बेसिस के, तो वो हमारा उतना ही वीक आपका बेस होगा, तो उतना ही डाइल्यूट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस कैसे हो गया, हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा सब्सटेंसेस आपके बेस के रहेंगे और वाटर के कम रहेंगे, तो आपका वो उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड बेस कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस, ये जो आपका है ये मेन आपकी चैप्टर में भी दिया है, pH स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे है, मैं आपको नोट्स में पहले समझाती हूँ, फिर उसके बाद में फिर दिखाती हूँ। pH स्केल एक स्केल टाइप का कलर में आपका एक बैंड टाइप का दिया रहता है, उसमें ये क्या रहता है, P, इसमें P क्या स्टैंड है, पोटेंस, मतलब कि जर्मन वर्ड है, इसका मीन होता है पावर या पोटेंशियल। ठीक है, तो जब भी pH की वैल्यू 7 होगी तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और आपके पास में pH की वैल्यू इज ग्रेटर देन अगर 7 होगी तो आपका बेसिक नेचर होगी, जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे। और pH जब अगर 7 से कम होगा तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ आपको ये pH स्केल दिखाई गई है, आपकी बुक में है, ये पेज नंबर 25 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका pH स्केल ये 0 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे ये 14 है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर जैसे से होगा आपका कब बढ़ेगा, जब आपका 7 से कम हो जाएगा। 7 है तो न्यूट्रल, उससे ज़्यादा है तो pH वैल्यू की वैल्यू अगर 14 तक जाएगी तो आपका उतना ही ज़्यादा आपका ये बेसिक नेचर होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपको ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इसमें यूज़ होते हैं, जो ये मैंने आपको मार्क भी करके रखा हुआ, आप ये देखिए यहाँ पे, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स रहते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर्स एट अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कितनी बहुत ज़्यादा है, तो ये स्केल होती है मेजरिंग करने के लिए। pH स्केल क्या है, ये मेजरिंग करते हैं हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इन द सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल है। ये आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी यहाँ पे से यहाँ लेकर के इसको ये मार्क कर सकते हैं आप ये। ठीक है, ये आपकी बुक में यहाँ पे
इसके वाले पेज में ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की भी आपकी डेफिनेशन दी हुई है, तो आप इस तरीके से आपको इसको भी जो रिएक्शंस में दिया हुआ है, जो एसिड की रिएक्शन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपके दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन का, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एल्कलाइज का, न्यूट्रलाइजेशन का, इन की स्पेलिंग्स आप इनकी जो इन टर्म्स की डेफिनेशंस आपको प्रॉपरली लर्न रहना चाहिए और इसको आप आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि यहाँ जो ह्यूमन बॉडी का पीएच जो वैल्यू रहती है 7 to 7.8 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कम होती है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, डिफरेंट टाइप के वो है जो हम बुक से अब पढ़ेंगे उसके बाद में। तो पीएच जो है वो लोअर पीएच कितना हो सकता है, ये अगर इतना हो जाता है 5.5 तो टूथ डी के वाली प्रॉब्लम आती है, दांत जो है वो बच्चों की जैसे ख़राब हो जाती है, तो उसमें एसिड फॉर्मेशन, ये जो टीथ में जो पार्टिकल्स फूड के फंसे रह जाते हैं, प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हो पाती उनकी, उसके कारण से एसिड फॉर्म होता है, जो कि एसिड मतलब आपको देखिए ये 7 से कम आ रहा है ना 5.5, इसके कारण से अपना ये टूथ डी की प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एसिड और बेस से क्या बनेगा, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एसिड जो है अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, दोनों का रिएक्शन करवाया तो कैसे सब्सटेंस बनेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस, सॉल्ट कैसे बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, जैसे आपका NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपने एसिड लिया है, ये बेस ये एसिड, इससे बना NaCl प्लस H2O, ठीक है। हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग दोनों लिया, ठीक है, ये हुआ। अब स्ट्रॉन्ग हमने एसिड लिया, वीक हमने बेस लिया, तो हमारा सॉल्ट कैसे बनेगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वही फॉर्म होगा, तो हमारा एसिडिक बनेगा। जैसे आपका HCl लिया आपने स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे आपका NH4OH लिया आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पे आपका NH4Cl बन गया, आपका अमोनियम क्लोराइड बन गया प्लस H2O, ठीक है। ये सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, तो फॉर्म होना ही होना है, ठीक है, जब भी आपका इसका होगा। वीक आपने एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, अब बेस ज़्यादा लिया है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी वैसे ही सॉल्ट आपका बनेगा, ये बना बेसिक। अब यहाँ पे आपका ये एसिटिक एसिड आपने CH3COH लिया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, तो ये Na जो है ये H को रिप्लेस कर देगा, H जो है ये वाला OH के साथ में चला जाएगा, ये H जो है ये OH के साथ में चला जाएगा और H2 फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पे Na आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमें अगर दोनों वीक ले लिए, एसिड और बेस दोनों वीक ले लिए, तो हमारा सब्सटेंस कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। और यहाँ पे इसका ये एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, आपके पास में दोनों वीक हैं, दोनों वीक लिए हमने, है ना। तो ये आपका इसी तरीके से आपके एग्जाम्पल भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ये आपका ये लिखा है CH3CONH4, ठीक है, प्लस H2O। तो हमेशा आपका ध्यान रखिए कि सॉल्ट प्लस वाटर तो बनना ही बनना है इस रिएक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स, जो सब्सटेंसेस विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय देयर कलर चेंज के अकॉर्डिंग जैसे हमें पता चलेगा तो उनको हम बोलेंगे इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स जो रहते हैं, जैसे रेड लिटमस रहता है, तो उसका आप ये इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर ये जो रहेगा एसिडिक रहेगा मीडियम या बेसिक मीडियम रहेगा, तो उसमें कलर चेंज क्या देखने को मिलता है आपको। लिटमस सॉल्यूशन हमने लिया है वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, तो यहाँ पे रेड लिटमस ब्लू, और यहाँ पे ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है, और यहाँ पे रेड लिटमस से ये ब्लू, ठीक है। यहाँ ब्लू लिटमस जब हम एसिडिक मीडियम में का रहेगा तो हमारा रेड कलर चेंज मिलेगा हमको, और जब आपका बेसिक मीडियम में आपको रेड कलर का लिटमस पेपर लेंगे तो ब्लू मिलता है, ठीक है। सेम वाला अगर हम डाल देते हैं, अगर आप बोलेंगे कि सेम क्यों नहीं यूज़ किया हमने, तो इसलिए क्योंकि इसमें कोई कलर चेंज देख रहे हो। अगर आप इसमें रेड कलर का ही लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसी से आइडेंटिफिकेशन होता है इसका। इससे अगर हम दूसरा इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर लिया हमने, तो वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम में जाके वो पिंक कलर का बन जाता है, पिंक कलर मतलब उसमें चेंज देखने को मिलता है, इसमें ऑरेंज कलर चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। और आपका इसी तरीके से फिनोफ्थलीन हो गया, ये कलरलेस सॉल्यूशन कर देता है और ये पिंक कलर में आ जाता है, ये मिथाइल रेड हो जाता है आपका, ये येलो या रेड, ठीक है। ये आपके सारे इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स भी हो गए, ठीक है। अब हम पहुंचे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की पढ़ना है हमें। तो क्या होता है, मेटल कभी भी आप हमेशा इस टाइप के पहले वर्ड फॉर्म में लिख लीजिए उसको, उसके बाद में आपके लिए लर्न करना आसान हो जाएगा। तो मेटल प्लस एसिड क्या बना रहा है, सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस हमेशा रिलीज होगी। आपको एक्टिविटी में भी दिया हुआ है
यहाँ पे जिंक है, जिंक के ग्रेनुल्स डालते हैं H2SO4 के सॉल्यूशन में, तो क्या होता है ये Zn जो है SO4 के साथ में को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे ZnSO4 फॉर्म हो जाता है और ये H2 गैस रिलीज होती है जो पॉपअप साउंड के साथ में जलती है। मैं आपको एक्टिविटी भी दिखाती हूँ आपकी बुक में, ये एक्टिविटी है आपकी, ठीक है। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय, ये आपने ये इसमें लिया है टेस्ट ट्यूब में, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हुई, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया है आपने, ये H2SO4, और ये जो गैस फॉर्म हुई है वो यहाँ से जाकर ये सोपी वाटर है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे बबल्स बनेंगे। तो बबल्स कब मतलब बन रहे हैं, गैस निकल रही है, तो पर बबल्स किसके सोप के कारण से बनकर उसमें हाइड्रोजन गैस फिल होकर के जा रहे बाहर, तो जैसे हम उसको कैंडल बनने कैंडल उसके पास लेके आते हैं तो वो फूटते हैं पॉपअप साउंड के साथ में, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी प्रूव करती है कि मतलब जब भी मेटल की रिएक्शन होगी एसिड के साथ में तो आपका हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एसिड जब मेटल के कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे कौन सी गैस चेंज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोनेट कौन सा ग्रुप लगेगा यहाँ पे, CO3, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने क्या लिया है, मेटल का कार्बोनेट ले लिया और एसिड ये ले लिया HCl, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, Na जो है वो Cl के साथ में मिलकर के सॉल्ट बना लिया NaCl, आपके पास में H2O वाटर हमेशा बनेगा और आपके साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO3 ग्रुप जहाँ पे भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो आपको ये गैस के लिए आप ये साइन से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेकेंड इसमें। अब इसकी आपकी एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो ये वाला आपको ये दी है 2.13 में आपको ये दी हुई है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। इस तरीके से ये टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज होता है, ये क्या देखेंगे, ये लाइम वाटर जो है वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे आपका लास्ट में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये कार्बोनेट की एक ऐसी रिएक्शन होती है, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका ये देखिए यहाँ पे ये Na2CO3 लिया आपने, HCl के साथ में NaCl ये वाली फॉर्म हुई। उसके बाद में क्या हुआ, ये दिख रहा है ये आपको, ये जो हमारा ये यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, ये सोडियम कार्बोनेट लेके किया इन्होंने, फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेकर किया हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में ये HCl की रिएक्शन करवाया तो NaCl और ये फॉर्म हुआ आपका H2O + CO2 गैस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब ये वाली जो गैस जो निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकली, इसको पास कराते हैं हम लाइम वाटर में से, चूने का पानी रहता है ना उसमें से, तो क्या होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट क्या नीचे बैठ जाता है जो, प्लस H2O यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से ये वाली रिएक्शन किसकी होगी, कार्बोनेट की। आपकी यहाँ पे भी इसकी दी हुई है, यहाँ पे ये पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड वो जो थी वो उसको हमने उसको पास कराया है कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे आपका ये सॉल्युबल इन वाटर है आपका, ये तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपका निकला, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइम स्टोन है, चौक है, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसिड और बेस। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन आपको मैंने अभी जो उसमें देखा है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो गया, इसको रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसका HCl एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया तो क्या ये Na जो है ये HCl के साथ में NaCl बना लिया और OH और यहाँ पे H बचा, ये H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉल्ट प्लस, तो ये रिएक्शन हम न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एसिड जो है वो बेस को और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, सॉल्ट बना रहा है। तो ये हमारी ये 3 रिएक्शंस ये वाली होगी। और एक फोर्थ हमारी लास्ट इसकी है मेटल वाली, एसिड वाली। तो एसिड के साथ में क्या होता है, एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ में सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर, जिसे आपका कॉपर ऑक्साइड है या H2SO4 ये इसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये कॉपर ने SO4 इसमें से ले लिया, डिस्प्लेस होकर यहाँ पे कॉपर सल्फेट बन गया और यहाँ पे H2। तो लगभग आपका यहाँ पे रिडक्शन वाला ऑक्सीजन निकल रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी देख रहे हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। तो ये आपको इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलती है जब भी ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, जो ये आप अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब आप ओर में से मेटल्स के बारे में आप पढ़ेंगे ना कि ओर में से, तो ये क्यों रिएक्शन ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिलती है, फिर उससे फिर हम उसको प्योर करते हैं, मतलब उससे ज़रूरत पड़ती है हमको ये रिएक्शंस की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
मेटल्स की रिएक्शंस, ठीक। अब हमें कभी भी क्या रहता है, मैंने बताया था आपको कि जो वाटर है उसको कभी भी डायरेक्टली एसिड में या बेस में पोर नहीं करना है। उसमें क्या करना है, एडिशन ऑफ एसिड ऑफ बेस टू वाटर कब कैसे करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है आपकी। तो इसके कारण से हम क्या करेंगे, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। एसिड या बेस को ही हमको स्लोली स्लोली डालना रहता है वाटर की। एक टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर लिया है या एक बीकर में हमने वाटर लिया, और उसके बाद में हमें क्या करना है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग वाला जो एसिड है वो हमको डालना है। और कैसे होगा, उसको कांस्टेंट स्टिरिंग करना, मतलब उसको चलाते रहना, हिलाते रहना, जिससे क्या हो जाएगा, और वो उसके कारण से वो मतलब स्प्लैश नहीं होगा उसका जो मटेरियल है। तो अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने डायरेक्ट अगर मान लो मिला दिया तो उसको क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगा। तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, हीट जनरेट होगी बहुत ज़्यादा, जो कि मिक्सचर जो फॉर्म होगा वो स्प्लैश हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा आउट, और जिसके कारण से हमारे हैंड बर्न वगैरह हो सकते हैं। तो इसको बहुत कॉन्शियसली करना रहता है, और टीचर्स की निगरानी में करो आप उसको, उनका अंडर ऑब्जर्वेशन करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये आपको अपने आप से नहीं करना है, इसलिए आपको रीज़न बताया है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। जो हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में, ये वही है। तो ये आप इसको रीज़न आपको समझ में आ गया होगा अब क्यों। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस क्या हो जाएगी, रिएक्शन विद मेटल। जब मेटल, इसी तरह हमने एसिड की पहले करी थी, इसी तरीके से हमें बेस की करनी है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बेस जब भी हम मेटल के साथ मिलाएंगे तो जो प्रोडक्ट कोई फॉर्म होगा और उसके साथ में H2 गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो NaOH का आपका जिंक के साथ में किया, ये सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ और आपके पास में H2 गैस रिलीज हुई है, ठीक है। तो हमेशा H2 गैस रिलीज होनी है, ये ध्यान रखना है। उसमें भी आपके एसिड में भी रिलीज हुई था, इसमें भी हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन विद एसिड, वही किसका करवा रहे हैं हम, यहाँ बेस का कर रहे हैं ना। तो बेस की रिएक्शन होगी, KOH आपका बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे HCl के साथ में, तो KCl फॉर्म हुआ, प्लस आपका ये क्या हुआ, पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पे आपका ये H2। तो एसिड बेस से बना आपका, बेस और एसिड को मिला के आपका सॉल्ट बना प्लस वाटर बना, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन, आपको ये 3 रिएक्शंस ओनली, बेसिस में आपको 3 रिएक्शंस है ये वाली। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में जब भी होगा, ये आपका सोडियम, ये है सोडियम Na है, यहाँ पे NaOH है, आपके CO2 लेना है आपको, Na2CO3 फॉर्म हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे H2O, आपका सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो जब भी आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये नॉन मेटल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है, तो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ये आपके दोनों इसके साथ में रिएक्शन की। ये आपको ये और समझ में आ जाएगा जब आप 4th 5th चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल क्या होती है, नॉन मेटल, मतलब मेटल नॉन मेटल आप अपीयरेंस के बेसिस पे जानते हो, पर मैक्सिममली जितनी भी गैसेज होती हैं वो नॉन मेटल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया था कि जब भी कार्बोनेट की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लग रही थी, यहाँ पे क्या कार्बोनेट फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये आपका बहुत मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है इसमें, है ना। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो बना था स्लेक लाइम, जो ड्राई स्लेक लाइम, उसके साथ में क्लोरीन की रिएक्शन करते थे, क्या होता है, यहाँ पे CaOCl2 फॉर्म होता है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये H2O है, साथ में वाटर निकलता है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया प्रिपेयर। ये बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये आपका NaH और ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो NaCl किस तरीके से बनता है, इसको बेकिंग सोडा किस तरीके से बनाया जाता है, जो सॉल्ट रहता है आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, ठीक है। ये आपका बना NH4Cl, ये आपका ये बना आपका NaHCO3, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपका बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे 10H2O, 10 मॉलिक्यूल्स आपके H2O के रहते हैं, मतलब मॉइस्चर रहना चाहिए वॉशिंग सोडा में, जो वॉशिंग पाउडर रहता है उसका वो किस तरीके से फॉर्म होता है, देखिए ये आपका ये NaHCO3, इसको क्या करते हैं, हीटिंग वाला प्रोसेस, इसको ड्राई करते हैं, यहाँ पे Na2CO3, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो फॉर्म हुआ है इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम का और सोडियम कार्बोनेट का, तो ये क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए इसको ये वाटर के साथ में मिलाते हैं इसको, और फिर उसको ड्राई। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये Na2CO3 आपका 10 मॉलिक्यूल्स इसमें मिले।
ठीक है। तो ये आपका क्या बना है, वॉशिंग सोडा वाली रिएक्शन है। ठीक है। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम सुना होगा आपने, जिससे मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, वही कैल्शियम सल्फेट, इसमें हाफ H2O, वाटर के हाफ मॉलिक्यूल रहता है। जिप्सम को इसको हीट देते हैं 373 केल्विन पे। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम, यहाँ पे आपको कैल्शियम सल्फेट, इसमें 2H2O वाटर मिला दिया उसमें और इसको हीट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1.5 H2O तो अलग हो जाएगा रिमूव, और अब बचा हाफ, तो बेचारा वो इसके साथ में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जिप्सम से बनता है। ठीक है। ये आपको ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था उसी का ये मैंने आपको लिख के दिया है इस तरीके से। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स का, इसमें ओडोर चेंज हो जाती है, मतलब स्मेल चेंज हो जाती है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो जैसे ऑनियन के थे, ये डिमिनिश हो जाती है स्मेल इसकी इन द बेस एंड रिमेन्स इन एसिड, एसिड में इसकी रिमेन मतलब रही आती है स्मेल और बेसिस में चली जाती है। और वेनिला की क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है और बेसिस में प्रेसिस्ट रहती है एसिड में। इसी तरीके से टर्मरिक में क्या होता है, एसिड जो है एसिड के साथ में येलो कलर ही रहा आता है, टर्मरिक येलो कलर की होती है ना, हल्दी जो घर में रहती है वही एसिड के साथ में येलो ही रही जाती है। जब बेस हम सोप लगाते हैं उसमें तो कलर कैसे चेंज हो जाता है, रेड। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपका स्मेल भी जो चेंज हो जाती है ये हो जाता है आपका